स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसके बाद हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में जान लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण, जो कि अपने बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पहला टॉपिक है ये। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, परमाणु कक्षक के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या होता है कि परमाणु एक गोलाकार संरचना मानी गई है परमाणु की, और उसके सेंटर में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। और उस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब वो कक्षा कक्षक क्या है, इन सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो बात करें किसकी, परमाणु कक्षक की, कि एक कक्षक होता क्या है। तो कक्षक की बात करें तो कक्षक क्या है कि नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश का वह क्षेत्र जहां किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतर हो। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का मैंने परमाणु कक्षक दर्शा रखा है, इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका ये नाभिक है, और इस नाभिक के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉटेड ज्यादा है। तो यानी कि ये क्षेत्र है, ये त्रिविम आकाश है नाभिक के चारों ओर का। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है। तो परमाणु कक्षक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेसिकली अपने डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह त्रिविम आकाश जहां पर इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, निश्चित ऊर्जा, कौन सा, निश्चित ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या हो या संभावना क्या हो, सबसे ज्यादा हो, उसको कहते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो बात रही एटॉमिक ऑर्बिटल की, परमाणु कक्षक की। अब बात करते हैं अपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण की आवश्यकता क्यों है, या श्रोडिंगर ने अपनी तरंग समीकरण दी तो वो समीकरण किस बात के लिए दी, क्यों दी। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को बताने के लिए या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित की, उसको हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगाता है वो उसी प्रकार से लगाता है जिस प्रकार से क्या है कि अप्रगामी तरंगे होती है। अब बात करो कि सर अप्रगामी तरंगे क्या होती है, तो अप्रगामी तरंगे जैसे कि तनी हुई डोरी है, और उस डोरी को अगर हम कंपन करवा के छोड़ दें तो वो डोरी जिस प्रकार से कंपन करती है, जो उसमें तरंगे आती हैं, उन तरंगों को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो यानी कि श्रोडिंगर ने ये माना कि जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्रगामी तरंगों के रूप में पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कण होता है उसकी कुल ऊर्जा, चाहे वो कण प्रोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कण कोई और हो, उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है कि उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होती है। यानी कि किसी भी कण की ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब हम टोटल करेंगे तो उस कण की कुल ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि किसी भी कण की गतिज ऊर्जा की बात करूं मैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, m है उस कण का द्रव्यमान यानी कि मास, और v क्या है, v है उसका वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये तो हो गई किसी कण की गतिज ऊर्जा। तो सर बात करिए आप पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि -kZe²/r। माइनस तो यहाँ पे इसीलिए आया है कि ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका परिणाम नेगेटिव है। अब बात करें k की, तो यहाँ पे k है कांस्टेंट, ठीक है। सर z क्या है, तो z है उस परमाणु का एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, जिस परमाणु के लिए अपने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। E क्या है, E है सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कि टोटल चार्ज कितना है। और R क्या है, R है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है उस डिस्टेंस को क्या लिखा है यहाँ पे, R। तो ये तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन दोनों जो अपने पास ऊर्जाओं के मान आए हैं
इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में पुट करते हैं। जैसे हम पुट करते हैं तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस kz स्क्वायर अपॉन r, और इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर कोई ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बस अपने को पता है कि सर E इज इक्वल्स टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने को पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी सर अपने को पता है, तो इन दोनों को अगर ऊपर पुट कर देंगे तो ये अपने पास टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है सर, यहां तक अपने कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, कुछ नहीं करना, बस एक मल्टीप्लाई करना है। किस चीज का करना है, डिवाइड करना है, किस चीज का करना है, देखिए अपने पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल या किसी भी कण की गतिज ऊर्जा की बात करूं मैं तो 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैं अपने पास मेरे पास एक वैल्यू है 2/3, अगर मैं इस 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो सर आपके पास आ गया 4/6 और इसको वापस कट करोगे तो आ गया 2/3। अरे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसको ये बताइए कि m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा ना? अगर m स्क्वायर हो गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m आ गया। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे कि डी ब्रोगली का एक समीकरण है। डी ब्रोगली ने हमें यह बताया था कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वो होता है h अपॉन mv, जहां पे h है प्लांक कांस्टेंट या प्लांक का नियतांक, प्लांक नियतांक, m है द्रव्यमान, v है वेग। यानी कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो है वो किसके बराबर होती है, h अपॉन mv के बराबर होती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि अगर इसको इस प्रकार से लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। mv को इधर ले आए और लैम्डा को अगर उधर ले जाए तो mv h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर चीजें हैं, कुछ भी ऐसे समझाने लायक नहीं है। अब यहां क्या करेंगे कि mv की जगह अगर मैं h अपॉन लैम्डा लिख दूं तो यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे अगर हम क्या करें 1/2 mv स्क्वायर है, इसमें इस वाले इक्वेशन में देखिए इस mv की जगह अगर मैं h अपॉन लैम्डा लिख दूं तो क्या ये इस प्रकार से नहीं आ जाएगी? गतिज ऊर्जा कण की इस प्रकार से नहीं हो जाएगी कि h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m। mv की जगह क्या लिखना है, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 अपने पास आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 में अपने क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 से 1/2 mv स्क्वायर का ये जो वैल्यू अपने पास आया है, ये मान जो अपने पास आया है, इस मान को अपने रख देंगे इस वाली समीकरण में। कौन सी समीकरण में? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है सर, इसको पुट कर दीजिए। जैसे पुट किया तो E इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m माइनस kz स्क्वायर अपॉन r। ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में इसका अपने क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, और ये जो माइनस वाली है इस वैल्यू को इधर लेके चले जाता हूं मैं तो ये प्लस हो जाएगी। तो क्या हो गया कि h स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल्स टू E प्लस kz स्क्वायर अपॉन r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब आगे कुछ नहीं किया, वो ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई नया ऐड नहीं किया। किया क्या कि 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर को तो मैंने यहीं रख दिया, h स्क्वायर अपॉन 2 हमको उधर भेज दिया। जैसे ही ये इक्वल के बराबर वाले निशान के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 हम ऊपर आ जाएगा और h स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो 2m अपॉन h स्क्वायर E प्लस kz स्क्वायर अपॉन r। अब इसके बाद आपने आगे इसको और करते हैं कंटिन्यू। हाँ, तो अपने ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास आ गई थी। अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद में अपने करते हैं, अपने पास इक्वेशन 3 ये थी कि 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m अपॉन h स्क्वायर E प्लस kz स्क्वायर अपॉन r। अब श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं। अब यहाँ तक अपने सॉल्यूशन कर लिया है, इसके बाद में मैं एक समीकरण को यूज में लूंगा, प्रयोग में लूंगा। वो समीकरण क्या है,
वो समीकरण है तरंग गति का अवकलित समीकरण। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है तरंग गति की अवकलित समीकरण। और यहाँ पर आप ये देखिए कि ये क्रम है साई, है ना। तो साई क्या है, साई को हम तरंग फलन बोलते हैं। और एक होता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर होता है किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तो होता है साई स्क्वायर। और साई यहाँ पे क्या है, साई यहाँ पे है तरंग फलन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अपने पास लैम्डा स्क्वायर यानी कि 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, अगर इस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ गलत थोड़ी होगा। तो ये वैल्यू उठा करके अपने यहाँ रख देते हैं। तो देखिए अपने पास आगे इक्वेशन क्या आएगी कि डेल डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इक्वेशन में था। ये साई, सर ये साई तो इस इक्वेशन से लेके आए हो आप। अब बच गया क्या, सर ये बच गया, ये क्या था 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, ये वैसे के वैसे पुट कर दो और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। क्या किया, बस पुट ही तो किया है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट की है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या किया आपने कि ये 2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया। पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, सर ये साइन मल्टीप्लाई में है, आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने इसको पीछे लिख दिया। और ये e प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया है और ये साइन को पीछे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 5। यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई बिल्कुल इजी सा है। उसके बाद में देखो अब क्या है कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सर ये क्या वाला आ गई, है ना भाई। सर ये अचानक आप ये कहां से ले आए, यहां तो सिर्फ डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर था। अरे ये जब गति हो रही थी ये सिर्फ एक्स एक्स में गति हो रही थी, ये गति हो रही थी कण की, वो कहां हो रही थी एक्स अक्ष में। और हम जानते हैं कि टोटल कितने अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, ये एक्स ये और एक ये क्या है, ये तल से बाहर की ओर यानी लंबवत होते हैं तीनों। सर ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जब बात मैं 3D की करूं तो क्या कोई कण तीनों अक्षों में गति नहीं कर सकता? तीनों अक्षों में जब गति कर सकता है तो आप आगे देखिए कि इसको क्या लिख दिया मैंने, तीनों अक्षों के लिए बात करूं तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है सर, ये डेल स्क्वायर है, ये डेल स्क्वायर क्या है, अरे ये डेल स्क्वायर है लाप्लासियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, संकारक लाप्लासियन संकारक इसको बोलते हैं। और ये होता क्या है कि सर ये यही होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको हम डेल स्क्वायर बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक गणितीय चिन्ह मान लो, इसका क्या होता है, ये जिस भी फंक्शन पे काम करेगा उसके लिए क्या करेगा, उससे पहले ये ऐड कर देगा। यानी कि इस टर्म को लिखने के लिए ये एक फॉर्मूला टाइप है, यानी इसको ऑपरेटर हम बोलते हैं, यानी कि संचालक है। जैसे कि कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर होता है। उसी प्रकार से ये एक किसी भी फलन के पहले लग गया, जैसे कि ये फलन साई के पहले लग गया, यानी कि ये ऑटोमेटिक ये साई फंक्शन जो है इस फंक्शन पे क्या काम करेगा, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्यों करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर इसके ऊपर काम कर रहा है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, इसको बोलते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर, क्योंकि ये लाप्लासियन ने बताया था। अब सर ये V क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये V क्या है, ये V है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये V है स्थितिज ऊर्जा। अब अपने को पता है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, माइनस में k z e स्क्वायर अपॉन r। तो क्या मैं इसकी जगह नहीं लिख सकता क्या V, तो ये हो गया कि 8 पाई स्क्वायर m h e माइनस v sin। अब इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, इसको कोई भी इक्वेशन नंबर दे दो, जैसे इक्वेशन नंबर 7 दे दिया या इसको 6 दे दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर देने की वैसे कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में ये देखो सर, ये कहां से लेके, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल चेंज किया है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साई को, और अंदर मल्टीप्लाई करके अलग रख दिया। जैसे ये इस पूरे पद को इधर की तरफ लेके चला गया जीरो की साइड, तो ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या, ये h स्क्वायर जब डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में नहीं आ गया क्या, बराबर के उधर जाएगा तो
इस इक्वल वाले साइन के उधर जाएगा तो क्या ये एच स्क्वायर ऊपर नहीं आ जाएगा, तो ये एच स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 6, ये दोनों इक्वेशन ही श्रोडिंगर की तरंग समीकरणें कहलाती है और इन तरंग समीकरणों का उपयोग इलेक्ट्रॉनों के मान को या इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जहां पर इनकी ऊर्जाओं का जो मान आता है, इस ई का जो मान आता है, उस मान को हम कहते हैं आइगन मान, और ये जो फलन है इस फलन को हम कहते हैं आइगन फलन या आइगन फंक्शन। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक श्रोडिंगर तरंग समीकरण यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है।